फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे क्या रहता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होता है वोल्ट, क्या होता है एम्पियर, मतलब ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है सवाल बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ आपको दूर हो जाएगा। मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी और न्यूमेरिकल भी करेंगे। आप कोई भी सवाल प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा वो 100% कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। हम इसलिए थोड़ा डिटेल के साथ लेके चलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। आप पढ़े होंगे कि ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, विद्युत, वो क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी एनर्जी का ही टाइप है। इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी है। अब ये हमें बताने से पहले आपको एक बात का और जानकारी होना चाहिए। वो बात है इलेक्ट्रिक चार्ज के, यानी जिसको आवेश हम कहें। क्या आवेश का आपको बात का पता होना चाहिए कि आवेश क्या होते हैं, ये चार्ज क्या होते हैं। आप सुने होंगे कि कोई भी, देखिए भाई चार्ज क्या है हम समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, तो उसका एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। उसी तरह अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उस पर क्या है, कोई ना कोई उस पर चार्ज जरूर होगा। यानी ये जो चार्ज है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये होता है, ये हर एक वस्तु के पास होता है। हर एक वस्तु के पास क्या होता है, जिस तरह मास होता है उस तरह क्या होता है, चार्ज होता है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज होना ही होना है। अब बात करिए चार्ज होते क्या है, तो आप सुने होंगे कि कोई भी चीज़ किससे बनकर बना है भाई, तो एटम से मिलकर बना है। एटम में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में क्या होते हैं दोस्त, प्रोटॉन और ये तो न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ये आप जानते होंगे। अब देखिए, ये अलग बात है कि ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसको छूने पर कोई करंट नहीं लगती है इस तरह, मतलब सामान्य अवस्था में, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है। अब बात करें, ये P बराबर ही होता है, जिसके चलते क्या होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन चार्ज होता है हर एक एटम के पास। समझ रहा है ना, वो अलग बात है, बराबर होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, इसको पॉजिटिव चार्ज कहता है। अब ये होता कितना है, कितना चार्ज होता है, तो देखिए ये होता है आपका प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आपको पता एक बात होना चाहिए कि जो चार्ज का SI यूनिट है ना, चार्ज का SI यूनिट ये क्या होता है, तो ये है आपका कूलम। क्या है, कूलम है, जिसको हम C लिखेंगे, ठीक, कूलम लिखेंगे, तो इतना कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होता है माइनस का, बस -19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे कितना होता है, वही चार्ज प्लस में होता है। ये चार्ज जितना होता है, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये चार्ज आपको समझ में ना आया ना। अब देखिए चार्ज किसके वजह से आ रहा है, एक बात बताइए। ये जो आपका प्रोटॉन है ना, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये जो प्रोटॉन है ये क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इधर उधर जाता ही नहीं है, ठीक। जाता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। ये फ्री होता है, मतलब फ्री पाया जाता है, बाहर रहता है सेल में, यही घूमते रहता है। इसलिए जब हम बात करेंगे चार्ज का ना, इलेक्ट्रिक का ना, तो इलेक्ट्रिक का बात इलेक्ट्रॉन से ही आया है। क्योंकि देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डेफिनेशन क्या है उसका। इलेक्ट्रिक का बात किससे है, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यही फ्लो होते हैं, प्रोटॉन नहीं फ्लो होता है। अगर प्रोटॉन फ्लो होता है तो क्या होता है, हो सकता है प्रोटोसिटी होता है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम एक बात आपको चार्ज का बात अगर और समझाना चाहे तो आप देखे होंगे कि ऐसे अगर हम इसको इस पर रब करें, मतलब रगड़ के कागज़ के टुकड़ा को सटाए होंगे, तो क्या होता है, कागज़ का जो टुकड़ा है ना, ये उसको अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। ऐसा कैसे हो गया, तो इसीलिए हुआ ना कि अगर आप यहाँ रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है या तो इससे इस पे गया होगा, चाहे इससे इस पे आया होगा, यानी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह गया है, जिसकी वजह से उस पर क्या हो गया है, चार्ज डेवलप हो गया है। और चार्ज डेवलप हो गया यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया है, तो चार्ज बढ़ गया, और उस चार्ज बढ़ गया तो वो क्या करता है, चार्ज अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो एबोनाइट का रड होता है ना, एबोनाइट के रड को अगर आप कॉटन के कपड़ा से रगड़ने पे, कॉटन के कपड़ा से रगड़ रहे हैं, तो ये जो रड होता है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो याद रखना कि एबोनाइट के रड को अगर कॉटन के कपड़े पे उस पर रगड़ रहे हैं, तो कॉटन एबोनाइट पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज किसी पे क्यों आता है, तो देखिए कोई वस्तु है ना, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ये ए है, ये बी है। ये मान लीजिए मेटल है आपका, और ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो मेटल क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते नहीं, ये इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात हम आपको समझा चुके हैं कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन देके क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो एबोनाइट है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया है कॉटन से, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। उसी तरह ग्लास का रड अगर आप लीजिएगा ना, ग्लास को रड को, रड समझ रहे, ग्लास के छड़ को अगर आप रगड़ दे किससे, सिल्क से,
तो ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी क्या होता है इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, चार्ज कम ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्ट करने लगता है, तो कागज आप ऐसे करके देखिएगा सट जाता है, समझ रहा है ना, ये चार्ज की ही वजह से आता है, चार्ज इधर उधर गया तो उसमें फोर्स आ जाता है अट्रैक्शन का। अब हम बात करें कि ये फोर्स आता कहाँ से और इस फोर्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, कि देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, हम वहाँ भी चलेंगे जल्दी। वो फोर्स हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि कितना का चार्ज आया, तो ध्यान से समझिए, वो उसके लिए आता है कूलॉम लॉ, कूलॉम का नियम देखिए क्या होता है कूलॉम का नियम। दो मान लीजिए चार्ज है, एक यहाँ Q1 है और एक यहाँ Q2 है, Q1 है और Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है, ध्यान से समझिए, दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। हम बोले ना कि फोर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, एक बात और आप लिख लीजिए कि जो अगर सेम चार्ज रहेगा ना, सेम चार्ज यानी आवेश जो है सेम रहेगा, तो ये क्या करता है, ये रिपेल करेगा, यानी ये विकर्षित करेगा, यानी दूर भगाएगा, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाएगा तो उसको अलग करेगा, अच्छा नेगेटिव को नेगेटिव के पास ले जाएगा तो क्या करेगा, अलग। इसीलिए क्या सेम चार्ज क्या करता है, विकर्षित करता है, लेकिन अपोजिट जो चार्ज होता है ना, अपोजिट चार्ज क्या करता है दोस्त, ये आकर्षित करता है, यानी उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करता है। तो कूलॉम का नियम से देखिए, दो अगर आवेश है Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इन दोनों आवेश के बीच कितना फोर्स लगेगा, इसको दिखाने के लिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ध्यान से समझिए, दो आवेश के बीच अगर हमें पता करना हो कि कितना फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होता है Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेश को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दो डिस्टेंस उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा। अब ये K जो है ना, ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है क्या नहीं, इस पर आपको चर्चा नहीं करना है, कभी ऐसे सवाल नहीं पूछेगा इस लेवल पे, ठीक, इसको आपको सोचना नहीं। देखिए सवाल कैसे पूछता है, सवाल ऐसे स्टेटमेंट में आता है कि दो आवेशों के बीच का जो बल है ना, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए गुणनफल अगर ज़्यादा होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो समानुपाती होता है। और दो आवेशों के बीच का जो बल है ना, उनके दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर दूरी कम कीजिएगा तो फोर्स क्या, ये कम, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस अगर कम हो रहा है दो चार्ज के बीच का, तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो सवाल ऐसे आता है जैसे आ जाए कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दोगुना कर दिया जाए, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दोगुना कर दिया जाए, तो उसका जो फोर्स होगा कितना गुना कम या ज़्यादा होगा। तो अगर चार्ज ये 2 गुना कर रहे हैं ना, तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो ये 4 गुना कम हो जाएगा। और मान लीजिए आप दो आवेश के बीच के डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, ये आधा कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 1/4 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आता है। 2 कूलम के बीच का फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, कितना फोर्स लगेगा 2 आवेश के चार्ज के बीच, ठीक। सेम चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, उतना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, सॉरी दूर भगाएगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, तो ये इतना होता है। अब हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, लिखा है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह का जो दर है ना, रेट है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी समझिए 2 पॉइंट है या कोई वायर है, किसी तार से पर सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना आवेश जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सॉरी हाँ वही विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट मतलब होता है धारा, मतलब कोई चीज़ बह रहा है उसको हम करंट कहते हैं। देखिए कोई चीज़ बह रहा है उसको हम करंट कहते हैं, जैसे वाटर करंट होता है, जल बह रहा है उसको हम कहते हैं। उसी तरह विद्युत अगर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं कि फ्लो आवेशों के प्रवाह के दर, और आवेश किस पे होता है, आपको बताया था प्रोटॉन तो बह नहीं सकता है, कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बाहर होता है, सेल के बाहर होता है, तो वही फ्लो करता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को भी विद्युत धारा कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है, ठीक। तो ये फ्लो मतलब किस रेट से फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर, यानी विद्युत धारा बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा बराबर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, वही क्या होता है, आपका विद्युत धारा होता है। तो हम लिख सकते हैं आवेश बटा समय। ध्यान से समझिएगा, यानी विद्युत धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश बटा समय। देखिए रेट कैसे निकलता है, यहाँ लिख रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह का दर, आवेश यानी आवेश फ्लो हो रहा है,
दर कैसे निकलता है, तो उस चीज़ में अगर आप समय से डिवाइड कर देते हैं तब, तो ये क्या निकल गया, किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ से आपको याद रखना, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से और समय को T से, तो I इक्वल टू क्या आ गया, Q/T, यानी आवेश का प्रवाह का दर, यानी प्रति इकाई समय में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब हम इसका SI यूनिट का अगर बात कर ले, ध्यान से समझिए दोस्त, अगर SI यूनिट का बात कर ले कि SI यूनिट क्या होता है, तो देखिए I बराबर Q जो है, Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम में नापते हैं, किस में नापते हैं, कूलॉम में। और समय का SI यूनिट क्या होता है, तो समय को सेकंड में मापते हैं, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि I इक्वल टू होता है कूलॉम पर सेकंड, क्या होता है, यानी I बराबर क्या होता है, ये कहिए कि जो आपका विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम पर सेकंड। तो किसका कूलॉम, इसका पर सेकंड। तो अब कूलॉम पर सेकंड को ही ना ये भी लिखा जाता है, कूलॉम पर सेकंड को एम्पियर लिखा जाता है, क्योंकि इस पे काम कौन किया था, एम्पियर करके एक साइंटिस्ट है, इसलिए इसका उनके नाम पे रख दिया गया क्या, विद्युत धारा का SI यूनिट क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। उस एम्पियर का जगह आपको क्या देखने को मिल सकता है, कूलॉम पर सेकंड, क्योंकि इसी को क्या कह दिया गया है, एम्पियर कह दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, कूलॉम पर सेकंड भी होता है। अब हम बात करें आपका कि 1 एम्पियर का करंट का मतलब क्या हुआ, यानी किसी दो, मान लीजिए किसी वायर के बीच या दो पॉइंट के बीच अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है 1 एम्पियर का। तो देखिए 1 एम्पियर कब आएगा, यहाँ से देखिए, आप चाह रहे हैं 1 एम्पियर आए, I के जगह भी 1 एम्पियर लिख दीजिए, तो कूलॉम के जगह भी क्या लिख दीजिए 1 कूलॉम, और समय के जगह भी क्या लिख दीजिए 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ भी तीनों जगह 1 कीजिएगा तो ये 1 1 कट के फिर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 कूलॉम और बटा 1 सेकंड, 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं, ना मतलब हुआ 1 सेकंड में 1 कूलॉम अगर आवेश फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन का भी पूछता है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि उसको क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। यानी किसी दो पॉइंट से अगर 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर आया कैसे आया, तो तीनों की जगह 1 1 बैठा दीजिए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यह विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का। अच्छा, चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे ही ना, प्रोटॉन पे होता है लेकिन वो फ्लो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है, वही फ्लो होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम कहें कि एम्पियर के मतलब कहें कि किसी दो पॉइंट के बीच अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और एक और दो पॉइंट है उसके बीच 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें क्या फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्लो हो रहे होंगे, इसमें कम। यानी एम्पियर से हमें पता चलता है कि कितने मात्रा का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर एम्पियर ज़्यादा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मात्रा का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उन पर क्या होगा, आवेश ज़्यादा होगा, और आवेश के ही फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बात आपको पता होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे जैसे आ सकता है, क्वेश्चन एक दे दे हम आपको कि दो पॉइंट के बीच 10 एम्पियर का करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट 5 मिनट में प्रवाहित होता है तो आवेश का मान बताएं, यानी कितने आवेश का फ्लो हुआ। ध्यान से समझिएगा, 10 एम्पियर का करंट अगर दो पॉइंट के बीच 5 मिनट तक फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट अगर दो पॉइंट के बीच 5 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो बताइए कितने आवेश का फ्लो हुआ। तो आपको बताया था यही फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है Q/T। क्या होता है, आई बराबर Q/T। तो ध्यान से समझिएगा, आई का वैल्यू दिया है 10 एम्पियर, क्यू का मान नहीं ना पता है तो क्यू की जगह क्यू ही लिख दीजिए, और समय की जगह आप 5 नहीं लिख सकते। आपकी बात देखिए क्यों, समय 5 दिया लेकिन नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको SI यूनिट में ही चीज़ें लिखना है। जब समय लिखिएगा तब किसमें, सेकंड में। तो यहाँ 5 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड में बदलिएगा 5 मिनट को, तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 300 मिनट। अब यहाँ तीसरा तीसरी गुणा कीजिएगा तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3000 कूलॉम। यानी अगर 10 एम्पियर का करंट दो पॉइंट के बीच 5 मिनट तक प्रवाहित होता है ना, तो कितने कूलॉम आवेश का प्रवाह हो चुका होगा, 3000 कूलॉम का। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम 1 कूलॉम जो आवेश होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, अगर वो आपसे निकालने के लिए कहा जाए
देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनेगा, तो इस बात को समझने के लिए आप पहले ध्यान से समझिए। एक फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। क्या होता है? Q बराबर एन ई। Q जहाँ होता है कुल आवेश, Q क्या होता है दोस्त? कुल आवेश, और आपका जो N होता है, ये N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मूला कहाँ से है, इस बात को प्रूफ हम कर दे रहे हैं आपसे। हम कह रहे हैं, आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस अभी साइन भूल जाइए, वो माइनस तो दिखाता है, ये छोड़िए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको इतना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना क्या होता है? चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इसमें 10 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। अच्छा आपसे पूछा 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो फिर इससे आप क्या कर दीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या निकल जाएगा? कुल आवेश का मात्रा निकल जाएगा। उसी तरह आपसे पूछा कि n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो अब इसमें n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो वही किए हैं, n × e। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि इतना होगा। क्या निकल जाएगा इसे? तो कुल आवेश। तो Q बराबर क्या होता है? NE होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, I बराबर क्या हो सकता है? NE/T। I बराबर क्या लिख सकते हैं? NE/T। क्यों? क्योंकि I बराबर Q/T होता है, और Q मतलब कुल आवेश। कुल आवेश कैसे निकलता है? तो जितने इलेक्ट्रॉन का संख्या है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उसे मल्टीप्लाई करने पे। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं I बराबर N × E। ये फॉर्मूला तब काम करता है ना जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना हो। देखिए कैसे। अब हम आपसे सवाल मेरा ये था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनता है, ये सवाल पूछता है। तो देखिए कैसे। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्त कि इतने एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसको ला के इधर डिवाइड कर देंगे ना, तो एक कूलम का पता चल जाएगा ना। अच्छा वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहे समझिए। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम, अच्छा 1 रुपया में 10 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम कितना का मिलेगा, तो 1 रुपया में 10 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम है, तो एक कूलम का कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस जो वैल्यू है इधर लाकर डिवाइड करेंगे ना, तो एक कूलम बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए साइन खाली बताता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होते हैं, इक्वल है। साइन यहाँ आपको लेकर नहीं चलना है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि क्या आ गया, एक कूलम बराबर क्या, ये लाकर इधर डिवाइड कर दिया, यानी इतना आ गया। अब ये जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा फर्दर, इसको तो माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, नीचे क्या है 1.6 है। तो फिर इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना ऐसे 10 × 10⁻18 लिख दीजिए, डिवाइडेड 1.6, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो पता क्या आएगा, 1 कूलम बराबर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं है। तो आप यहाँ समझे कि क्या आ गया, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए दोस्त, एक कूलम, ध्यान से समझिएगा, एक कूलम अगर आवेश फ्लो हो रहा है ना दो पॉइंट के बीच, तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, समझ लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। समझ रहे कितना बड़ा नंबर, इतना इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो गए 1 सेकंड में, ध्यान से समझिए, 2 पॉइंट पे 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तब आप कहेंगे कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है। और 1 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकंड में, तो आप कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। ठीक, तो समझिए यहाँ कि ये आप देखें कि करंट से, यानी एम्पियर अगर कहीं लिखा है किसी भी चीज पे, ज्यादा एम्पियर की वस्तु है, तो आपको एक बात दिमाग में डाल लेना है कि भाई इससे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना वो ज्यादा संख्या में होगा, क्योंकि कूलम का मतलब होता है क्या, आवेश, और आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं। सवाल ऐसे भी उल्टा करके आ सकता है कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में 2 पॉइंट के बीच प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो उस समय क्या कीजिए, उस समय भी आपको क्या मिलेगा, 1 कूलम ही आंसर आएगा, और 1 कूलम इलेक्ट्रॉन का संख्या ये होगा। चाहे आप ये भी फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, I बराबर NE/T होता है। ठीक, चाहे Q बराबर NE। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया कि विद्युत करंट क्या है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत विभव, जिसको विभवांतर कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको और चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, तो हम वो बताते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, और जिसको विभव या विभवांतर कहते हैं। आप एक बार समझ लीजिए कि विभव को पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, क्या होता है, तो आप डेफिनेशन पढ़ पा रहे होंगे कि देखिए इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, वो क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल होता है, विभव होता है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं सिर से ऊपर से निकल जाएगा। आप वोल्ट आज तक सुनते होंगे लेकिन आपको फील नहीं होता होगा कि ये वोल्ट है क्या। आज ये बात आपको फील होगा। देखिए कैसे समझा रहे हैं आपसे। आप एक बात बताइए, हम कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फाई, मान लेंगे कि विद्युत करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत बन गया। इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो करंट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कौन कराएगा, बहाएगा कौन, चलाएगा कौन, कुछ ना कुछ चाहिए ना, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई आदमी कार्य करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, चले। तो ये इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कौन काम आता है, वो काम आता है आपका विभव, विभवांतर, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आते हैं, गति में आते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना, तो इसके लिए कौन आता है, विभव। जैसे समझिए, आप समझिए कोई वस्तु को अगर हम उठा के यहाँ रख दें तो यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा जमीन पे, लेकिन वो नीचे ही जमीन पे रहे तो जमीन पर से कहीं मूवमेंट आ सकता है उसमें, जब तक फोर्स ना लगे, नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से कैसे नीचे चला गया, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी जो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है इसके अगेंस्ट हम क्या करें, कोई काम किए, हम उसमें फोर्स लगाए हैं, आप मेरा एनर्जी उसमें क्या हो गया, स्थिर हो गया है। आप पढ़े होंगे ना स्थिति ऊर्जा, वो स्थिर हो गया, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, इसमें काम करने का क्षमता आ गया, जिस पर गिरेगा उसको तोड़फोड़ कर देगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या आता है, विभव आता है। विभव का होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, फ्लो होगा। समझा रहे हैं, देखिए क्या हमने लिख दिया, इकाई आवेश से अनंत से किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य वो विभव कहते हैं। समझिए दोस्त, ये मान लीजिए अनंत है, यहाँ एक आपका +1 कूलम का आवेश है। समझिए यहाँ अनंत पे +1 कूलम का आवेश, हम चाह रहे हैं इसको इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लाए, और इस ए पॉइंट पे पहले से ही कोई आवेश रहे। तो आप जानते होंगे कि आवेश जब इसके पास आएगा तो क्या होगा, ये फोर्स लगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये भी प्लस का है, मान लीजिए इस पे भी जो आवेश है यहाँ पॉइंट ए पे +q का आवेश है, ये भी प्लस का है। तो इसके दायरे में आएगा, आप चुंबक को देखोगे, एक चुंबक रखिए, उसका नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएगा तो उसको एक फोर्स लगा के ढक लेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि जबरदस्ती से हटा दे तो ताकत लगाना पड़ता है, वही ताकत तो आपका पोटेंशियल है। तो आप 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं पॉइंट ए पे, तो इसके अगेंस्ट ये तो इसको ढक लेगा, तो ढक लेगा, ये समझाने के लिए सारी चीजें हो रही है, ढक लेगा। तो लेकिन आप इधर लाइएगा, तो बताइए इस आवेश को आप यहाँ लाइएगा तो आप कुछ ना कुछ काम कीजिएगा ना, कुछ ना कुछ काम कीजिएगा, वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए। कन्फर्म में ज्यादा आवेश रहेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम आवेश रहेगा तो कम काम करना पड़ेगा। तो वही जितना काम करना पड़ता है ना, वही तो पोटेंशियल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्त कि जो हमारा विभव है, विभव पोटेंशियल बराबर क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं कि इकाई आवेश को अनंत से बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, यानी इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो कार्य आपका ऊपर, आवेश कहाँ हो जाएगा, नीचे, क्योंकि इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव होता है। तो विभव बराबर आपका फॉर्मूला एक बन गया कि कार्य बटा आवेश, यानी हम विभव को देखिए किससे, v से डिनोट करते हैं, विभव को v से डिनोट करते हैं, और कार्य आपका है तो कार्य को किससे डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट अभी हम आपको बता दें। तो कार्य को w से, चलिए कार्य को w से डिनोट करते हैं, आवेश को q से, तो v बराबर क्या आ गया, W/Q। इकाई आवेश को किसी पॉइंट से, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बटा आवेश क्या आ गया, विभव आ गया। विभव किससे डिनोट करते हैं, v से। तो आप अगर हम इसका एसआई यूनिट का बात करें विभव का, आप समझ रहे हैं ना, किसी आवेश को ला के यहाँ। अब अलग बात है कि वो विभव आता कहाँ से है, वो समझने वाली बात है, अलग टर्म से कि वो विभव कहाँ से आता है, बैटरी से आता है, वो समझाएंगे हम आपको अभी। तो देखिए अगर हम एसआई यूनिट का बात करें कि ये जो विभव है, अच्छा विभवांतर क्या होता है, देखिए विभवांतर एक और टर्म से वो समझ लीजिए पहले, विभवांतर जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझाने से पहले इसका एसआई यूनिट पहले हम बात कर लें। तो आप अगर एसआई यूनिट का बात करें तो दोस्त बताइए कि जो आपका वर्क है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, तो कूलम होता है। तो विभव बराबर यानी v बराबर क्या आ गया, जूल पर कूलम। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। क्या होता है, जूल पर कूलम, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है दोस्त, जूल पर कूलम। और इस जूल पर कूलम को ही क्या कह दिया गया, आगे v कह दिया गया, इसको क्या कह दिया, v वोल्ट, क्या कह दिया गया, वोल्ट कह दिया गया, क्या कह दिया गया, वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट का मतलब ही होता है जूल पर कूलम। क्या होता है, जूल पर कूलम, क्योंकि ये वोल्ट करके एक साइंटिस्ट है जो इस पे काम किए थे, उनको ये रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करते। तो जहाँ वोल्ट लिखा है ना, वहाँ आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसी को क्या मान लिया गया, वोल्ट मान लिया गया, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो अब यहाँ से एक बात बताइए, अब विभवांतर आपको समझा दे। देखिए विभवांतर से नाम है कि विभव में अंतर, जो विभव में अंतर होता है ना, विभव में अंतर, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 कूलम का आवेश को हमने पॉइंट ए पे लाया, इसी 1 कूलम आवेश को हम इस पॉइंट बी पे लाए, ठीक, इस पॉइंट बी पे लाए, तो कन्फर्म है यहाँ कुछ कार्य करना पड़ेगा W1, और यहाँ कोई कार्य करना पड़ेगा W2, यहाँ कम करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक ला रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा काम, यहाँ कम काम।
तो अगर यहाँ के अगर यहाँ मान लीजिए Q2 है, सॉरी आवेश जो आप ला रहे हैं वो तो सेम ही ला रहे हैं, दोनों तरह आवेश सेम ही ला रहे हैं। तो यहाँ जो वर्क होगा वो कैसे, यहाँ जो विभव होगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ के कार्य में इसके जो आवेश उसे डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ का V1 निकल गया। और यहाँ जो V2 है ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ का वर्क में उसी आवेश से डिवाइड कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों में जो अंतर होगा ना, यहाँ कुछ और विभव होगा, यहाँ कुछ और विभव होगा, तो इस दोनों में विभव का अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो कुछ नहीं, आपको विभवांतर ही कहा रहा है ना, तो विभवांतर को एक और टर्म्स में वोल्टेज कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वोल्टेज। यानी कहीं भी वोल्टेज लिखा रहेगा ना तो आप समझिएगा वो क्या लिखा, विभवांतर है। और विभवांतर क्या है कि दो पॉइंट के बीच विभव का अंतर, विभवांतर बराबर क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज को ही क्या टर्म्स दिया जाता है, विभवांतर को ही वोल्टेज टर्म दिया गया है, ठीक। तो कहीं वोल्टेज लिखा है तो समझिए कि विभव का ही बात हो रहा है। और विभव क्या होता है, तो किसी आवेश को किसी पॉइंट पे लाने में जो कार्य हम करते हैं वही क्या होता है, विभव होता है। तो विभव का फॉर्मूला आ गया वर्क अपॉन आवेश, यानी चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। आवेश को हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया। अब हम आपको समझा दें कि 1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। देखिए और थोड़ा सा टर्म्स में जाकर हम इसको समझा सकते थे विभवांतर को, विभव को, लेकिन वो जरूरी नहीं है हमारे कंपटीशन के हिसाब से। वही चीज़ हम ध्यान से 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट क्या, अगर आपसे 1 वोल्ट का कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ 1 कर दीजिए तो यहाँ दोनों जो 1 कर दीजिए, हो जाएगा। अरे भाई V बराबर W अपन 1 V बराबर 1 W 1 Q, काम खत्म। 1 वोल्ट यहाँ 1 कब आएगा, जब दोनों जगह ऊपर भी नीचे, ऊपर भी 1 रहा है नीचे भी 1 रहा है तो 1 वोल्ट आ जाएगा ना। V बराबर होता है W अपन Q, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अच्छा, अब इस V को हम क्या लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, और Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, यही ना, जूल पर कूलम। तो एक बात बताइए, हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए, 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। ध्यान समझिए, 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या है कि 1 कूलम आवेश पर किया गया कार्य, 1 कूलम आवेश पर 1 जूल कार्य किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, 1 वोल्ट कहते हैं। तो अगर कहीं 100 वोल्ट लिखा है तो क्या आप उसका मतलब निकाल सकते हैं कि 1 कूलम आवेश पे हो सकता है कि 100 जूल कार्य कर जाए, तभी ना 100 वोल्ट आएगा। तो समझ रहे हैं कि वोल्ट क्या होता है, तो वोल्ट से हमें पता चलता है कि कार्य कितना हुआ। अगर कार्य ज़्यादा हुआ है तो भाई क्या होगा, वोल्ट ज़्यादा रहेगा, और वोल्ट कम रहेगा तो समझिए कार्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी हम आपको डेली लाइफ से इसका एग्जांपल देंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, कैसे निकलता है, V बराबर W अपन Q, इससे सब न्यूमेरिकल बनेगा। अब न्यूमेरिकल आपका आ जाए ऐसे कि 5 कूलम के आवेश पे 500 जूल कार्य किया गया, तो बताओ कि विभवांतर क्या है। तो आप क्या फॉर्मूला कीजिएगा, 500 में 5 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह का जो आपका न्यूमेरिकल है ना, आप तो सेकंडों में ये सब बना सकते हैं इस फॉर्मूला के यूज करके। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। किसी भी पॉइंट, किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर ले जाने में जो कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब एक बात आपको और यहाँ समझना है, देखिए हम समझा रहे हैं। कि चार्ज का फ्लो होगा कब, तो चार्ज का फ्लो होने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि देखिए विभव में ना क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। समझिए हम समझा रहे हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे, आप एक बात बताइए कि अगर हम तापमान में अंतर होता है, देखिए तापमान में अगर अंतर होता है तो जिसकी वजह से क्या फ्लो होती है, हीट, उष्मा का प्रवाह होता है। हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर में जाने लगता है तापमान में अंतर के कारण। ऊंचाई में अंतर होगा तो पानी का फ्लो होगा, क्या बहेगा, पानी। देखिए 2 बीकर लीजिए, इसमें इतना पानी है, एगो बीकर है, यहाँ देखिए इसमें पानी कितना है उससे मतलब नहीं। देखिए इसका लेवल ज़्यादा है ना, इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से पाइप जोड़िएगा तो पानी यहाँ से कहाँ गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। तो अगर हाइट में अंतर होता है तो पानी बहने लगता है, तापमान में अंतर होगा तो हीट बहने लगेगा। उसी तरह अगर विभव में अंतर हुआ, विभव में अंतर होगा तो क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। चाहे इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या कहिए, चार्ज, क्या बहेगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, विभव में अंतर के कारण। तो 2 पॉइंट मान लीजिए, 2 पॉइंट है, किसी ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट भी है। आपने मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहाँ जाए, तो कंफर्म है यहाँ क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 10 कूलम का चार्ज है, सॉरी यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, विभव है, और यहाँ 20 वोल्ट का है। तो आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का है फ्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का विभव में क्या है, अंतर है।
यहाँ विभव अलग है, यहाँ वोल्ट अलग है। जब ये तब तक होते रहेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर आपके फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, इधर से इधर क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। और ये फोर्स ये तब तक होगा जब तक दोनों तरफ क्या हो जाए, विभव सेम ना हो जाए। तो आपको पता होना ये रखना है एक बात कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो हो सकता है जब तक क्या रहे, विभव में अंतर है। विभवांतर की ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। जिस तरह हाइट की वजह से क्या होता है, पानी बहता है, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हीट का फ्लो होता है, उसी तरह विभव में अंतर के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो वोल्ट होता है ना, विभवांतर को मेजर करने का एक जो यंत्र होता है इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। और एक बात है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है वो हम जब पढ़ाएंगे ना रेडी क्रम, वहाँ बता देंगे। और विद्युत धारा को याद रखिएगा, एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है, एक यंत्र होता है, किससे नापा जाता है, एमीटर से। आप ये लिख लीजिएगा वहाँ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है आपका कि ये आप समझे ना। अच्छा चलिए यही एक आपको बात बता दें, समझिए। देखिए तापमान में अगर अंतर रहेगा, तापमान में अंतर ज़्यादा रहेगा, समझिए ध्यान से, तापमान में अंतर ज़्यादा रहेगा तो हीट क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो होगा। पानी का अगर मान लीजिए पानी का बोतल बहुत ऊपर है तो क्या होगा, वहाँ से जो पानी आएगा ना बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा। क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर से आएगा। तो उसी तरह अगर विभव में ज़्यादा अंतर होगा ना, विभव में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, ये भी बहुत तेज होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज हुआ तो I बराबर क्या होता है, Q/T। Q का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो अगर ये ज़्यादा हुआ तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ एक बात समझ रहे हैं कि अगर विभव का मतलब है तो विभव का मतलब हुआ कि कोई चीज़ कितना स्पीड से आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, पानी बह रहा है, दो जगह बना रहे हैं, देखिए समझिए। यहाँ एक पानी बह रहा है, यहाँ ज़्यादा पानी है, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम है, और इतना पतला में पानी बह रहा है। ये भी क्या है, पानी बह रहा है। ये दो गो पाइप है, इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पानी ज़्यादा बह रहा है लेकिन स्पीड कम है, पानी ज़्यादा बह रहा है तो स्पीड कम है। तो यहाँ देखिए हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारा ज़्यादा फ्लो हो रहा है लेकिन स्पीड कम है। तो देखिए अगर विद्युत धारा ज़्यादा फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे होंगे लेकिन वोल्ट क्या होगा, कम होगा। अगर वोल्ट कम है तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएंगे, और वोल्ट ज़्यादा है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाएंगे, और एम्पियर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। ध्यान से समझिए, ए का मान एम्पियर का मान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। स्पीड नहीं पता चलेगा। स्पीड किससे पता चलेगा कि कितने धीरे जाएगा कि तेजी में जाएगा। तो अगर वोल्ट ज़्यादा रहेगा ना तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी में मूव करेंगे। तो कहीं अगर वोल्ट ज़्यादा है ना तो समझिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम बहुत ही तेज मूव कर रहे हैं। अब वोल्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो घर में देखिएगा अगर वोल्ट कम हो जाता है ना तो बॉल एकदम धीरे जलने लगता है, डीम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से आ रहा है, सब खाते पीते रास्ते में, तो धीरे धीरे आएगा तो भाई धीरे चलेगा। तो वोल्ट ज़्यादा रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में आएंगे, एकदम बहुत तेजी में। तो कभी ढेर होता है तो उड़ा फड़ा देता है, सब आग उग लग जाता है ना। तो वोल्ट का मतलब कि प्रेशर, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और एम्पियर का मतलब कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो अगर एम्पियर ज़्यादा है तो समझिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहा होगा। तो ये बात आप समझिए कि क्या होता है वोल्ट और क्या होता है एम्पियर, समझ रहे हैं ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताना है, डायरेक्शन का क्या होता है, कि हम कैसे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि समझाने की वजह से। देखिए ये विभव अब आता कहाँ से है, विभव में अंतर कौन लाएगा, क्योंकि विभव में अंतर आएगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। तो आपको बता दें ये विभव में अंतर लाता है सेल, जिसको बैटरी कहते हैं। क्या होता है, सेल। ये सेल है, ये पॉजिटिव है और ये मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक। सिंबल ये होता है बैटरी का, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। एगो बैटरी है ना तो उसको हम सेल कहेंगे। देखिए हाँ, गलती बोल रहे हैं, अगर एक है ना सिंगल है तो सेल कहेंगे, और ज़्यादा सेल मिला दीजिएगा ना तो उसको बैटरी कहते हैं। सेल के समूह को बैटरी कहा जाता है। मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा सेल जोड़ दें ऐसे, इसमें बहुत ज़्यादा सेल है, एक आपका एक हो गया, दो हो गया, 3 गो सेल है, तो ये जो बैटरी कहलाएगा। लेकिन अकेला है तो सिंगल सेल है। ध्यान से समझिए, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम यहाँ से वायर इसको कनेक्ट करके यहाँ ला दें, यहाँ, और यहाँ हमने कोई एक बल्ब बना दिया। मान लीजिए हमने यहाँ एक बल्ब बना दिया भाई, इधर जोड़ दी। अब समझिए दोस्त कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दिशा क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कहाँ होती है। तो ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा की दिशा देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, तो इधर पोटेंशियल प्लस चार्ज है, इधर पोटेंशियल ज्यादा है। मान लीजिए अगर 12 वोल्ट का बैटरी है ना, ये बैटरी है 12 वोल्ट का, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस दोनों के बीच क्या है, 12 वोल्ट का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच 12 वोल्ट का डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो किसका फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो भाई इसलिए तो कंडक्टर यूज करते हैं। अब ये कंडक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जानते होंगे कि कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा फ्लो कर दे। जितने भी मेटल है वो सब क्या है, एक कंडक्टर होते हैं। अच्छा कुछ एक्सेप्शन भी है,
क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना बहेगा। नॉन मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो बहेगा घंटा में से, समझ रहे हैं। इसलिए मेटल क्या होते हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि उनके फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आया ना। जो चांदी है बहुत बढ़िया सुचालक है। एक ग्रेफाइट है जो नॉन मेटल है लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, उसमें भी वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 12 वोल्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इस दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर है ना 12 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट का है, तो बताइए 12 वोल्ट का है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ना 1 कूलम आवेश को ले जाने में 12 जूल कार्य करेगा। तो अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने होगा। देखिए जो आवेश है ना, जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा, ध्यान से समझिए, मिटा दे रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा कन्वेंशनल बात है इसलिए लिखाना पड़ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से बहते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे और कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव में आकर ढुकने लगते हैं। ये कहाँ, तो ये बाहर। और देखिए लेकिन जो विद्युत धारा की दिशा होती है ना, विद्युत धारा की दिशा, वो विद्युत धारा का दिशा इसका विपरीत होता है। कन्वेंशनल करंट है, देखिए इसको कन्वेंशनल माना गया है। ऐसा मैंने रियल में तो यही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो इधर हो रहा है, तो करंट भी फ्लो इधर से इधर होगा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट मान लिए इस बात को कि नहीं, हम उल्टा मानेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो करंट इधर से इधर आ रहा होगा, यानी करंट का दिशा ये होगा। तो विद्युत की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से समझे, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन अगर पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, पश्चिम से पूरब आ रहा है। तो आपको याद रखना विपरीत दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत में होता है विद्युत धारा की दिशा। एक बात आपको और ध्यान रखना कि ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन जाएगा तो ये पूछेगा कि सेल में जो विद्युत धारा की दिशा किधर होगा। तो देखिए सेल में जो विद्युत धारा की दिशा है ना, वो आपका होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको याद रखना है कि ये जो सेल में ना, किसी भी सेल में जो आपका विद्युत धारा की दिशा कहाँ से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। फिर भी आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि स्केलर क्वांटिटी, आप सुने हो ना, इसमें देखिए इसके अंदर दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है, कितना करंट बह रहा है तो एम्पियर पता ही चल जाता है, किस दिशा में बह रहा है ये भी पता है। तो दिशा और परिमाण होते हुए भी जो आपका विद्युत धारा है ना, ये अदिश राशि है, सदिश नहीं है। बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें थी जो आपको हमने समझाया कि विद्युत क्या होता है, विभव क्या होता है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हम कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।